कैसे हो बच्चों? चलो आज सॉल्व करने वाले हैं कुमार 2020 पेपर सेट का पेपर नंबर 8 गुड सेट का। सही है, तो आई होप कि आपने सबसे पहले खुद से करने का ट्राई किया होगा। नहीं किया है तो कर लो, पहले एक बार खुद से ट्राई करो, और नहीं आ रहा है तो फिर सॉल्यूशन जो के सारे डाउट सॉल्व कर सकते हो। पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन। पॉजिटिव चार्ज इनसाइड ए 2He4 न्यूक्लियस, 2He4, इसमें ये कौन है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स पर कितने प्रोटॉन्स है? 2 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही, तो ऐसे 2 प्रोटॉन का प्लस 2 ही, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ क्या मिल जाएगा आपको? 1.6 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। वैल्यू ऑफ कूलम्बियन कांस्टेंट इन CGS यूनिट, याद रखना MKS यूनिट में उसकी वैल्यू क्या होती है कूलम्बियन कांस्टेंट की? 9 इंटू 10⁹, CGS में 1, याद रखना। थर्ड, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। अरे यार ये वापस गलती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा भाई, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। पॉइंट चार्ज कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? पॉइंट चार्ज जो होता है वो अपने अराउंड ऐसा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। उसमें जब हम कोई डायपोल रखेंगे तो ऐसे रखेंगे, तो बोलो कि मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर लगने वाला फोर्स QE अलग होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा -QE। नेगेटिव चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स डिफरेंट होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है इसलिए। तो बच्चों इस पे दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है, हाँ ऑपोजिट हो सकता है लेकिन इक्वल तो है ही नहीं, तो फोर्स तो कभी भी जीरो नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। टॉर्क, भाई देखो अब ये दोनों फोर्सेस नॉन कोलिनियर है, मतलब टॉर्क लग सकता है, लेकिन ऐसे भी रख सकता है कि चलो ये आपका -Q और ये +Q, तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, तो फोर्स इक्वल ऑपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं है, ऑपोजिट है लेकिन कोलिनियर भी है, मतलब टॉर्क नहीं भी लग सकता। तो याद रखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, फोर्स ऑलवेज जीरो होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, हाँ टॉर्क जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां पे आएगा टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मे बी जीरो, नॉट इज ऑलवेज जीरो। Fourth, when a proton moves opposite to electric field, work done by its electric field, work done on it by electric field is, जब भी किसी पार्टिकल पे उस पे फोर्स, उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स की ऑपोजिट हो रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। सही है, और वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। कहां पे लिखा है? हाँ प्रोटॉन, वह प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये डायरेक्शन में है, उसमें प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स है +EE, ये प्रोटॉन पे ये डायरेक्शन में है फोर्स लगेगा, लेकिन प्रोटॉन डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर वर्क डन होगा नेगेटिव, और नेगेटिव होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। फिफ्थ, टू गेट 2 Faraday कैपेसिटेंस द area of each plate kept at separation of 2 mm is, चलो हमको क्या चाहिए? एरिया चाहिए। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम पढ़े हैं ε0A/d, तो एरिया चाहिए तो हम लिख सकते हैं CD/ε0। C कौन है बच्चों? 2 Farad। D कौन है? 2 इंटू 10⁻³ और ε0 कौन है? 8.85 इंटू 10⁻12। ये ऊपर आ जाएगा तो 9 वाला आंसर आएगा, मेरे हिसाब से D आंसर सेट हो जाएगा शायद। देख ले एक बार, 4 डिवाइडेड बाय 8.85 क्या आया? 0.451 इंटू 10⁹, एक पॉइंट कवर कर लेंगे तो हमारा आंसर D सेट हो जाएगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट P ड्यू टू अ चार्ज दिस मच लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर। एक के एक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अभी। KQ/R, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, चार्ज कितना है? 4 इंटू 10⁻⁷, डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10⁻², तो ये आपको मिल जाएगा 4 इंटू 10⁴ वोल्ट। कहां पर है? ऐसा आंसर C में। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखो J इज इक्वल टू सिग्मा E,
ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसमें हमने शो किया है कि करंट डेंसिटी जो होती है वो वेक्टर है। Rating of 12-volt battery is 80 volt. This means that if we join any conducting wire between two terminals of battery, we get 80 ampere electric current and internal resistance of the battery. E is equal to I into small r प्लस कैपिटल R भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है तो ये आएगा। तो R इज इक्वल टू हो गया E बाई आई। ये कौन है बच्चों? ये है 12, I कितना 80, तो ये करोगे तो शायद 0.015 आएगा। 12 डिवाइडेड बाई 80, 0.15 आ रहा है, 0.15। 9 लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 3 कॉपर वायर्स आर LA, 2L, A by 2, L by 2, 2A. Which of these wire has minimum resistance? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? रो एल अपॉन ए। जो मुझको R को मिनिमम बनवाना है तो लेंथ मिनिमम होनी चाहिए और एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। कहाँ पर ऐसा दिख रहा है? तो आपको कॉम्बो पैक में दिख रहा है ये वाला। एरिया सबसे मैक्सिमम है, लेंथ सबसे मिनिमम है, तो यहाँ पे थर्ड वायर जो है वो। एन extremely long straight wire with radius of cross section A carries current I. Then the ratio of magnetic fields at distance A by 2 and 2A from its axis would be. एक वायर ले लो, चलो ये इस वायर की, ये कौन है? एक्सिस। यहाँ से A डिस्टेंस उसकी रेडियस है। हमको दो जगह पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। एक तो A by 2 डिस्टेंस कहाँ से? यहाँ से A by 2, यहाँ पे ये आपका हो गया A by 2, और दूसरी बार 2A डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे B1, इसको बोल देंगे B2। चलो, जब R लेस देन रेडियस होता है तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? B1 इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई A स्क्वायर इंटू R। ये कौन से पॉइंट के लिए? इनर पॉइंट के लिए। इनर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे म्यू 0 I 2 पाई A स्क्वायर इंटू A बाई 2। सही लिखा मैंने? R की जगह पे A बाई 2 लिखना है। तो ये आंसर मिल गया आपको, म्यू 0 I A अपॉन, अरे A तो एक चला जाएगा, एक A चला जाएगा, तो म्यू 0 I अपॉन 4 पाई A। चलो, आपका फर्स्ट बैठा। सेकंड, बाहर के पॉइंट के लिए, भाई आउटर पॉइंट के लिए तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? B2 इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। म्यू 0 I अपॉन 2 पाई, R की जगह पे 2A ले लो तो फिर ये सेम ही आ गया, यही आ गया, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई A। देख सकते हो बोथ आर सेम, तो रेशियो आपका आएगा 1:1। 10 11 अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ। मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो सकता है बच्चों? Q इंटू V क्रॉस B। या तो V 0 हो सकता है, या तो B 0 हो सकता है, या तो मान लो कि दोनों 0 नहीं है तो दोनों के बीच का एंगल 0 या 180 डिग्री हो सकता है। जो फोर्स नहीं लग रहा है, सॉरी नहीं लग रहा है, 0 है, तो जो फोर्स लगेगा तो क्या होगा? भाई फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी भी 0 नहीं होगी, ये भी 0 नहीं होगा, और दोनों पैरेलल भी नहीं होंगे। मतलब कहां पर है? इट इज स्टेशनरी, गलत। इट मूव्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड पे, पैरेलल तो हो ही नहीं रहा है। इट मूव्स एंटी पैरेलल, वो भी नहीं है। कौन? इट मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सही है बच्चों। 12 अ करंट फ्लोज इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r where the value of magnetic induction at the center of coil is 1/8 times then the distance from its center on the axis of the coil। हमने पढ़ा था कि ये कॉइल है, ये उसका सेंटर, और वहां से x डिस्टेंस पे ये मान लो कि रेडियस r है, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ का कितना? B0 और यहाँ का x। तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, याद ना हो तो मैं जो लिखवा रहा हूँ उसको याद कर लो। x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सेंटर अपॉन x स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 की 3/2 पावर। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या है कि वैल्यू कितनी हो रही है? 1/8 टाइम्स हो रही है। तो x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे था उसका 8 पार्ट का हो गया, तो यहाँ पे B0 आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 3/2। B0 कट हो गया, तो सामने सामने ये कंपेयर करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 की 3/2 पावर। ये 3/2 यहाँ पे आ जाएगी तो 2/3 हो जाएगी उल्टा,
एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1। चलो इसका पहले क्यूब रूट निकलेगा तो 2 और स्क्वायर होगा तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1। ये इस साइड आएगा तो 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकाल लोगे और मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। 13 विच फैक्टर गिवन बिलो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? मूविंग चार्जेस। स्टेशनरी चार्ज नहीं करेगा, डाइपोल नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक पोल भी नहीं करेगा, कौन करेगा? मूवेबल चार्जेस। 14 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट। गलत। ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, या ये सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से है तो एन पोल से जितनी निकलेगी उतनी एस पोल में एंटर होगी और एस से फिर एन की तरफ भी जाएगी, मतलब यहां पे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। सही है कि नहीं? Sixteen. 15 if coil is wound on a core of soft iron its inductance will increase। सॉफ्ट आयन देखो क्यों भाई, हमने इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखा है म्यू 0 n स्क्वायर a बाय l। जब कोई इंडक्टर के बीच में वैक्यूम है तो ये फॉर्मूला, हमने कोई मीडियम डाल दिया तो यहां पे म्यू n स्क्वायर a अपॉन l। ये किसकी परमिएबिलिटी? जो मीडियम पे हमने अंदर डाला उसका, और उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है तो म्यू आर म्यू 0 n स्क्वायर a बाय l। तो बच्चों आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हो कि ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी। आपने कौन सा मटेरियल एंटर करवाया? सॉफ्ट आयन। सॉफ्ट आयन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच हैज वेरी हाई परमिएबिलिटी। इट मीन्स इट्स इंडक्टेंस इंक्रीजेस वेरी हाई वैल्यू। 16 AC voltage has given this, okay, well equation is given, what will be the time period? अरे यार ओमेगा कहाँ पर है? यहाँ से देख लो 100 बाई, ये आपका ओमेगा होगा, है ना, 100 बाई। अभी टाइम पीरियड चाहिए तो यहाँ पे 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 100 पाई, पाई पाई कैंसल हो गया तो टी इज इक्वल टू 1/50, 0.02 सेकेंड, या तो इसको 20 मिली सेकेंड भी लिख सकते हो। कहाँ पर है? बी। 17 a rod of 5 meter length is moving perpendicular to the uniform magnetic field of intensity 2 into 10 to power minus 4 Weber per meter square. If the acceleration of rod is 2 meter per second square, then the rate of increase of induced EMF। देखो भाई यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर बोल दूं मैं, ये आंसर आएगा। कई बार आपकी शार्पनेस कितनी है वो भी मैटर करता है। यहाँ पे मुझको क्या पूछा है? EMF पूछा है कि रेट पूछा है? रेट पूछा मतलब क्या? रेट पूछा मतलब हो गया EMF अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर सेकेंड। ऐसा एक ही यूनिट है, और कोई है ही नहीं, और वैल्यू तो सारी सेम ही है, लेकिन हम कैलकुलेशन करके शो करते हैं कि भाई कोई भी L लेंथ वाला रॉड V स्पीड से B मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो EMF क्या होता है? BVL। लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो EMF भी चेंज होगा। तो हम उसका रेट चाहिए तो मैं दोनों साइड टाइम से डेरिवेशन कर देता हूं तो B कांस्टेंट L कांस्टेंट, लेकिन ये हो गया dV बाई dt। ये कौन बच्चों? फाइंड करना है B L, और ये एक्सेलरेशन B कितना है? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। लेंथ कितनी है? 5, और वो है 2। कर लोगे तो 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 वोल्ट पर सेकेंड। 18 a pure capacitor of capacitive reactance of 10 ohm is connected to an AC source. If the frequency of source is double, the capacitive reactance XC होता है 1/ωc, या तो इसको बोल सकता है 2 पाई न्यू सी। आपने क्या कर दिया बच्चों? आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी आप ले लेते हैं 2 न्यू इंटू सी। तो बच्चों इस सी को मैं सेपरेट कर लूँ तो ये XC बाई 2 हो जाएगा। उसका मतलब सिंपल, फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा। पहले 10 था तो उसका हाफ क्या हो गया? 5। सही है। 19 if angular frequency of AC source is used in LCR circuit is decreased, inductive reactance होता है ओमेगा L और कैपेसिटिव होता है 1/ωc। ओमेगा क्या कर रहे हो? ओमेगा क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। ओमेगा डिक्रीज कर रहे हो तो ये डिक्रीज होगा, ओमेगा डिक्रीज कर रहे हो तो ये जैसे नीचे है डिनोमिनेटर में तो वो ये इंक्रीज होगा। तो क्या आएगा?
इंडक्टिव डिक्रीजेस, कैपेसिटिव इंक्रीजेस। 20. In AC circuit, when the instantaneous value of voltage becomes maximum, instantaneous of value of current also becomes maximum. It means they both are in same phase. दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहा है, उसका मतलब दोनों की फेज सेम है। फेज सेम होगा उसका मतलब क्या कि सर्किट में आर होगा सिर्फ, या तो फिर एलसीआर सर्किट हो सकती है लेकिन उसमें एक्सएल और इज इक्वल टू एक्ससी होगा, और यहां पे रेजोनेंस हो सकता है। तो कहां पर सिर्फ आर या रेजोनेंस, तो यहां पर एक ही एप्रोप्रिएट बैठ रहा है, कौन? ओनली रेजिस्टर। 21. A plane electromagnetic waves travels in a vacuum along z direction. What can you say about the direction of its electric and magnetic field vectors? अरे यार ये तो कोई कहां से क्वेश्चन उठा के रख दिया है, एमसीक्यू में सेट ही नहीं हो रहा है। ई और वी दोनों प्रोपगेशन की डायरेक्शन को भी परपेंडिकुलर हो गए और म्यूचुअली भी परपेंडिकुलर हो गए। फ्रीक्वेंसी हमको दिया 30 मेगाहर्ट्ज, तो वेवलेंथ फाइंड करनी है। वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाई न्यू। सी कौन है? 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁷। क्या है आंसर? 10 मीटर आपका आ जाएगा। 22. फॉर नेविगेशन इन अ सी, नेविगेशन के लिए कौन करेंगे? माइक्रोवेव। जब रडार होगा तो वहां पे पाई आएगा। 23. अ सब्सटेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड, देन ड्यू टू विच रीजन सब्सटेंस विल बी विजिबल? विजिबल भाई, विजिबल करना है तो नहीं, लाइट एब्सॉर्ब करेगा। When substance reacts as perfect reflector, क्या यार यहां पे इनविजिबल, ये भी आ सकता है। भाई विजिबल करना है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लो। वाटर में देखना है ना आपको, इसको लिक्विड में, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और भी हो सकता है। जो विजिबल करना है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो यहां पे थोड़ी गलती हो सकती है, इसलिए मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूं कॉन्सेप्ट। जब रिफ्रैक्शन होगा तो यू कैन सेपरेट द मीडियम एंड द ऑब्जेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो। लेकिन बच्चों आपको जो विजिबल रखना है, तो जो ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तो आपको वो विजिबल रहेगा। लेकिन इनविजिबल रखना है तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का होगा, मीडियम का होगा, उतना ही ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। तो यहां पे विजिबल बोला है तो ये तो नहीं आ सकता, एब्सॉर्ब करेगा तो वो दिखेगा नहीं। हाँ, रिफ्लेक्टर होगा तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत तो दिखेगा। तो ये आंसर भी बैठ सकता है, जो विजिबल हो तो ये आंसर विजिबल, और ये भी सेट हो सकता है विजिबल में। लेकिन इनविजिबल है तो आपका ये आंसर सेट होगा, याद रखना। 24. अ लाइट ऑफ रे इंसिडेंट्स नॉर्मली ऑन वन साइड ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म, if refractive index of prism is 1.5, the deviation angle is, समझना बच्चों, ये प्रिज्म है, उसकी एक सरफेस पे ये इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मली। ओके, तो ये यहां से चला, इक्विलेटरल बोला है, मतलब ये तो आपका 60 डिग्री हो गया, ये आपका कौन हो गया? 60 डिग्री। अब ये यहां पे जाएगा और यहां से सपोज बाहर निकल गया, तो यहां का जो एंगल होगा R2 वो किसके बराबर होगा? A के बराबर। क्यों A के बराबर होगा? R2 + R1 = A। ये एंगल आपका 0 डिग्री, मतलब सरफेस के साथ 90, लेकिन इंसिडेंट एंगल तो 0 होगा ना, तो R1 आपका 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो R2 = A और वो होगा 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है 60 डिग्री। बाहर का एंगल कितना है पता नहीं है, लेकिन बच्चों इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया 1.5। तो चलो बच्चों यहाँ पे लिखे, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला ऐड करें? यहाँ पे मिनिमम डेविएशन बोला नहीं है, मतलब आप वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। n = sin A + डेल्टा m/2 ओपन sin A/2 यूज नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले यहाँ स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। n1 sin 60 = n2 sin E। n1 हम ये ले लेंगे 1.5, ये आपका √3/2 हो गया। बाहर का मीडियम 1 ले लेते हैं और ये sin E आ गया। क्या यार, ये तो बहुत खतरनाक आंसर आने वाला है। ये 3/2 होगा तो ये 3√3/4 हो रहा है। अभी ये करने के बाद आपको करना पड़ेगा I + E = A + डेल्टा। I कितना है? 0। E आप जो फाइंड करोगे ये 60 डिग्री और प्लस ये
डेल्टा आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो कुछ सेट ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो कुछ सेट ही नहीं हो रहा है। प्रिज्म एंगल 30 डिग्री होना चाहिए मेरे हिसाब से, प्रिज्म एंगल जो 30 डिग्री होगा, और ये रूट नहीं हो रहा है सेट। बच्चों देखो एक बात ध्यान से, प्रिज्म एंगल इक्विलैटरल प्रिज्म बोला है तो 60 डिग्री हो गया, एक साइड को नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा है तो इंसिडेंट एंगल 0, तो ये R1 0, तो आपका जो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। मैं E कंप्लीट यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, तो N1 साइन 60 मतलब 1.5 साइन 60 √3/2 इक्वल टू साइन ई। तो फिर आपको बच्चों और कुछ नहीं, आपको है ना यहाँ पे E फाइंड करना पड़ेगा, और E आप लॉग टेबल में से देख के फाइंड कर सकते हो। सही है, चलो मैं लॉग टेबल से कर सकता हूँ, देख लेता हूँ एक बार, मोबाइल यूज़ करके देख लेता हूँ, शायद आ जाए। तो मोबाइल का कैलकुलेटर जो साइंटिफिक है, अरे हाँ यार सही है, मैं गलत हूँ, ये यस ओके ओके ओके, ये वैल्यू है ना, देखो यहाँ पे थोड़ा लोचा हो गया, ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 आ गया है, उसका मतलब ये आपको ई मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सही है, एक चीज समझनी थी हमको, यहाँ पे ध्यान रखो बच्चों। मैं चलो फिर से फिगर ड्रॉ करता हूँ, आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे बाहर नहीं निकलेगा, ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों, चलो समझाता हूँ, ध्यान से देखना। अरे अरे अरे, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ बच्चों, ये आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा रियलाइज हो गया, मुझको समझना बच्चों क्या हो रहा है। बराबर बराबर बराबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा अंदर से। ये क्या है, एक प्रिज्म है, इसकी एक सरफेस पे यहाँ पे एक इंसिडेंट हो रहा है। अब ये यहाँ पे जाएगा तो ऑब्वियसली ये आपका एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका 60 डिग्री बनने वाला है। अभी एक चीज सोचो, हमने यहाँ पे क्या किया, ये रे रेरर मीडियम है ये, और ये डेंसर है, और ये फिर से रेरर मीडियम। तो रेरर में से डेंसर में तो अपने आप आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेंसर में से रेरर जा रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले तो मुझको ये काउंट करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कितना है। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हम बोलते हैं साइन IC इज इक्वल टू 1/n, 1/1.5, ये 0.6667 होगा। तो आप यहाँ पे क्रिटिकल एंगल फाइंड करोगे, और आपको पता ही होना चाहिए, हमने क्लास में लिखवाया है कि एयर ग्लास है, एयर ग्लास, उसका उसका क्रिटिकल एंगल होता है 42। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है 42, लेकिन आपने इंसिडेंट करवाया 60 डिग्री पे। तो क्लियर, अभी होगा क्या, ये रे यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब ये ऐसे आएगा और ऐसे आके यहाँ पे चला जाएगा, ये डायरेक्शन में चला जाएगा, ये 60, तो ये भी 60 यहाँ पे चला जाएगा। समझे कि नहीं? और जो रे आपका ओरिजिनली ऐसे जाने वाला था वो ऐसे चला गया, तो उसका डेविएशन एंगल ये रहा। तो टोटल एंगल 180, उसमें से ये 120 में माइनस कर लूंगा, 180 माइनस 120, तो आपका आंसर आएगा 60 डिग्री। अरे मस्त MCQ था, बहुत बढ़िया, सही है, पुरानी टेक्स्ट बुक का था शायद। ओके, तो मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया। डेंसर में से जब रेयर में जाएगा तो वी हैव टू चेक rather than it is happens or not, total internal reflection. A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens. भाई दोनों के refractive index सेम है, तो फोकल लेंथ, लेंस मेकर फॉर्मूला n2 माइनस n1 अपॉन n1, 1/r1 माइनस 1/r2, ये दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो 1/f इज इक्वल टू 0, तो f आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनिट बिकम्स इनफाइनाइट। 26, द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में टेक्स्ट बुक में लिखा है 2n+1 λ/2, याद रखो ये पाथ डिफरेंस है। इफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वायोलेट लाइट इंस्टेड ऑफ पैटर्न ऑब्टेन्ड बाय रेड लाइट, क्या होगा? फ्रिंज की विड्थ क्या होती है, λD अपन स्मॉल d। तो जो हम वेवलेंथ ज्यादा रखेंगे तो विड्थ ज्यादा आएगी, वेवलेंथ कम रखेंगे तो कम रखेंगे। तो यहां पे हमने कौन सा लाइट यूज किया,
वायोलेट इंस्टेड ऑफ रेड। तो भाई रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ हमको ज़्यादा मिलेगी, वायोलेट की वेवलेंथ कम है तो विड्थ कम हो जाएगी, मतलब सारी फ्रिंजेस एक दूसरे के क्लोज आ जाएगी। तो हम बोलेंगे कि भाई डिफ्रैक्शन पैटर्न्स विल नैरोवर। 29. The photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 volt. What is the maximum kinetic energy? Stopping potential is equal to K max. चलो V0 कितना 1.5 वोल्ट और इंटू E, तो EV में आंसर दिया है तो यही आंसर आएगा। अरे जूल में भी दिया है तो ये भी आ रहेगा। E क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, इसको करोगे तो ये भी आएगा बच्चों, दोनों आंसर आएंगे, A और C दोनों सही है। 29 दो बार हो चुका है, ओहो 30, तो फिर ओके 28 वाला खा गए हम लोग, बराबर है। 27 से सीधा 29 पे पहुंच गए और 29 दो बार आ चुका है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेना एक बार। 30. When frequencies f1 and f2 are incident on two identical photosensitive surfaces, maximum velocity of photoelectrons of mass m are v1 and v2 then। हमने पढ़ा है कि कोई मेटल सरफेस पे एच एफ जितनी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एफ है इसलिए मैं एफ ले रहा हूँ, बाकी हम एच न्यू लेते हैं, इतनी एनर्जी इंसिडेंट करवाओगे, उसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी ये, मतलब 1/2 mv² hf माइनस फाई 0। हम यहां पे बोल सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी f1 थी वेलोसिटी v1 थी, जब अपने फ्रीक्वेंसी f2 कर दी तो वेलोसिटी v2 हो गई। कब? जब फ्रीक्वेंसी f2 थी माइनस f0। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो, किसमें से कौन माइनस करना है देख लो, v1 माइनस v2 करना, तो इसमें से ये माइनस करो तो 1/2 m कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा v1² माइनस v2², इसमें से ये माइनस करेंगे तो h f1 माइनस f2, तो v1² माइनस v2² इज इक्वल टू 2h अपॉन m, और यहाँ पे f1 माइनस f2, कहाँ पर ऐसा आंसर, तो आपको मिलने वाला है A। 31. If speed of electron emitted becomes double, change in wavelength। चलो लैम्बडा क्या होता है h अपॉन mv, आपने स्पीड क्या कर दी, स्पीड पहले से आपने डबल कर दी, तो इसकी जगह पे मैं 2v लिख सकता हूं, तो h अपॉन mv तो लैम्बडा है, तो आपकी वेवलेंथ क्या हो गई λ/2। वेवलेंथ हो गई थी कितनी लैम्बडा, थी कितनी लैम्बडा, हो गई कितनी λ/2, उसका मतलब λ/2 जितनी क्या हुई, डिक्रीज हुई, सही है। (32) If 13.6 eV energy is required to ionize hydrogen, then the energy required to remove an electron from n is equal to 2 orbit। जिस ऑर्बिट में जितनी एनर्जी है बाइंडिंग, उतनी एनर्जी हमको बाहर थ्रो करने के लिए देनी पड़ेगी। तो हमको वैसे तो पता ही है कि आंसर यही आने वाला है, फिर भी इलेक्ट्रॉन के लिए हमने, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था -13.6 eV अपॉन n²। हमको सेकेंड ऑर्बिट की बात करनी है तो -13.6 eV अपॉन 2 का स्क्वायर, ये 3.4 आ जाएगा, सही है। 33 इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस r AO A0, द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट, हमको फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दी है AO, हमको सेकेंड ऑर्बिट की चाहिए, हमको पता है r प्रोपोर्शनल टू n², तो r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, तो r2 आपको मिल जाएगा 4r1, यहाँ पे लिख सकते हो 4a0। 34 एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इन अ बोहर हाइड्रोजन एटम इज। एंगुलर स्पीड पूछा है, हमने बोहर मॉडल के लिए क्या पढ़ा, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, सो vr इज प्रोपोर्शनल टू n, सही है। हमको तो चाहिए लेकिन ओमेगा एंगुलर स्पीड, तो v की जगह पे r ओमेगा इंटू r इज प्रोपोर्शनल टू n, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, ओमेगा इंटू r² इज प्रोपोर्शनल टू n, लेकिन बच्चों r क्या है, प्रोपोर्शनल टू n² है, तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शन के अंदर प्रोपोर्शन रखेंगे तो n² का स्क्वायर, तो n की 4 पावर, तो यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो n का क्यूब। एंगुलर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n क्यूब। चलो 35
If En is necessary energy to free electron from nucleus and Ee is necessary energy to free electron from nucleus, अरे फ्रॉम न्यूक्लियस दोनों है तो दोनों सेम ही होंगी ना। फ्रॉम एटम, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से फ्री करेंगे और एटम को इलेक्ट्रॉन से फ्री करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एटम से फ्री करेंगे। ओके, तो हमको पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियस एनर्जी ऑर्डर कौन सा होता है, मेगा ईवी के ऑर्डर की, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है ईवी, और बहुत बोले तो के ईवी ऑर्डर की होती है। तो ऑब्वियसली En ग्रेटर देन Ee होगा। 36 मास ऑफ 1 kg इक्विवेलेंट टू, बोलो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मास है 1 kg, ये 3 × 10⁸ का स्क्वायर, आंसर आपका मिल जाएगा ए। 37 रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 1327 न्यूक्लियस इज टेकन टू बी RAL एंड न्यूक्लियस 53 टेल्यूनियम 125 रेडियस। अरे यार R प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, A⁴ तो R टेल्यूनियम अपॉन R एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका A कौन है बच्चों 125, इसका A कौन है 27 का 1/3 पावर, ये हो जाएगा 5/3, इसको सामने भेज दो तो आपको मिल ही जाएगा ये आंसर। 38 पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज एन इंसुलेटर, कब करंट उसमें से पास नहीं होगा, जब रिवर्स बायस्ड होगा। तो जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में होगा तो उसमें से करंट पास नहीं होगा था, इट एक्ट्स लाइक अ इंसुलेटर। 39 इन प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन एट 300 केल्विन टेम्परेचर हैविंग नंबर ऑफ एटम Ni इज दिस। भाई ये इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स है, इतनी आपको दिया है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बोलते हैं जिसको, जो इतने हैं। इफ 10⁻21 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस एडेड पर मीटर क्यूब देन नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड विल बी। आपने फॉस्फोरस ऐड किया, तो फॉस्फोरस कौन है, पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट है तो वह यहाँ पे कौन सा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इंप्यूरिटी एटम्स, और कितने इंप्यूरिटी एटम आपने ऐड किए 10⁻21 पर मीटर क्यूब, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिली। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मतलब इंट्रिंसिक कैरियर्स की इतनी है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Ni² = Ne × NH, ये 10⁻16 का स्क्वायर, Ni आपको 10⁻21 चाहिए, और ये Na 32/10⁻11, तो यहाँ पे 10⁻11 मिल जाएगा आंसर। इन पीएन जंक्शन डेप्रेशन बैरियर नियर द जंक्शन इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस नियर द जंक्शन। हमने पढ़ा था कि भाई जब पीएन जंक्शन बनता है तब एन साइड में पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज के इलेक्ट्रॉन पी साइड पे जाएंगे जहाँ पे नेगेटिव आयन बनेंगे, और एन साइड पे पॉजिटिव आयन बनेंगे, तो उनके पास पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, पी साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो जंक्शन के क्लोज रीजन में क्या होगा, N2P की और का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और जो पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस करेगा। सही है कि नहीं, तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस नियर द जंक्शन। ओके 40 MCQ हमने कंप्लीट कर दिया, पेपर नंबर 8 भी खत्म हुआ, आगे पेपर नंबर 9 आने वाला है, तब तक ये करते रहना, मिलेंगे।